प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 जो पिछले साल पेपर हमारा आया था समान हिंदी का, उस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जो समान हिंदी का पेपर हमारा 2025 में आया था वो हम 2026 में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पूरे पेपर को देख लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में इससे आपके लगभग से 80 नंबर आपका इससे कंफर्म होगा। क्योंकि जो पेपर होता है, अगर आप 5 साल के पिछले 5 साल का पेपर सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, हमारा पेपर कोड है 302 BBE और 102। समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होता है 100 नंबर का। निर्देश में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि कहने का मतलब है, जो शुरुआत का 15 मिनट मिलता है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होता है, बाकी 3 घंटे में आपको पेपर को हल करना होता है। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए हमारा आ गया खंड का। तो देखिए खंड का में हमारा क्या आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। तो देखिए पहला है, यानी कि हमें गद्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और पद्य से भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे का वाला क्वेश्चन है, ये हिंदी गद्य से है। का वाला है पहले का कि हिंदी साहित्य का इतिहास कृति के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कृति है इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा ऑप्शन है बच्चन सिंह, और चौथा ऑप्शन है गर्दादा तासी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है, लेखन है। इनका मतलब कृति है। तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, और चौथा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि हम हमारा आदर्श निबंध के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए हम और हमारा आदर्श जो निबंध है इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए घा वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है गोदान, दूसरा ऑप्शन है सूरज का 7वां घोड़ा, तीसरा ऑप्शन हमारा है चंद्रगुप्त, और चौथा ऑप्शन है अंधा युग। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो चंद्रगुप्त है। उसके बाद देखिए पांचवा है पंचलाइट कहानी का के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा ऑप्शन है शिवानी, तीसरा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, और चौथा ऑप्शन है अमरकांत। तो देखिए पंचलाइट कहानी के लेखक जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तो इस प्रकार से आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए जो कि हिंदी गद्य साहित्य से हैं। अब आपको देखिए यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन आपका आएगा हिंदी पद्य साहित्य से। तो उसको देख लेते हैं, हिंदी पद्य साहित्य से 5 क्वेश्चन कौन कौन से बहुविकल्पीय के। तो यहाँ पे देखिए हिंदी पद्य साहित्य से कौन से 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरे का वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये हमारे हिंदी किस है, काव्य से यानी पद्य से। तो ये भी 5 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से भी आपको मिलेगा 5 नंबर। तो पहला का वाला है कि आदिकाल को बीजोपन काल नाम दिया, किसने नाम दिया, आदिकाल को बीजोपन नाम किसने दिया। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और चौथा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कबीर दास के गुरु का नाम था। पहला ऑप्शन है नरहरिदास, दूसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, तीसरा ऑप्शन है रामानंद, चौथा ऑप्शन है विठलनाथ। तो देखिए कबीर दास जी के जो गुरु थे वो कौन थे, वो थे रामानंद जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो गया। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया। जो रीतिकाल है इसको कलाकाल नाम से किसने दिया, इसको किसने कहा कि यह कलाकाल का काल है। उसके बाद देखिए पहला ऑप्शन क्या इसमें है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, दूसरा ऑप्शन है आचार्य मम्मट ने, तीसरा ऑप्शन है राम शंकर शुक्ल यानी कि रसाल ने, चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा राम शंकर शुक्ल यानी कि रसाल ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है यामा के की रचनाकार हैं, यानी यामा की रचनाकार कौन, यामा के रचनाकार कौन है। तो दोनों एक ही बात है। तो देखिए यह क्वेश्चन हमारा जो है ये पेपर 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जो कि रियल पेपर है। तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप कम से कम मान लीजिए 80 नंबर इसी पेपर से पा जाएंगे। तो देखिए
क्या है, यामा के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। यामा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है, नौका विहार रचना है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की, दूसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान की, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत की, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा की। तो देखिए नौका विहार जो है ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। उसके बाद देखिए हमारा जो है यहाँ पे प्रश्न संख्या तीसरा आ गया। तो देखिए प्रश्न संख्या तीसरा हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, गद्यांश पद्यांश सभी को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। तो देखिए गद्यांश क्या है, कह रहा है कि देखिए आपको दो गद्यांश दिया जाएगा अथवा करके, दोनों में से आपको केवल एक सॉल्व करना रहेगा, लेकिन आपको हम आज की वीडियो में दोनों सॉल्व करके दिखाएंगे। तो पहला है इसमें, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, यानी लोगों के कारण ही पृथ्वी जो है मातृभूमि की संज्ञा उसे दी गई है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र, यानी पृथ्वी माता, यहाँ पे रहने लोग उसके पुत्र हैं, बेटे हैं। माता भूमि पुत्रों अहम पृथिव्यः, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ। इसके बाद देखिए हमारा रेखांकित अंश है कि जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, इसी भावना ने राष्ट्र निर्माण के अंकुर को उत्पन्न किया है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा हो गया गद्यांश। अब देखिए इस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पांचों क्वेश्चनों का आंसर आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 10 नंबर। हर क्वेश्चन पर आपको मिलेगा 2 नंबर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए यह जो गद्यांश है ये राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो देखिए आपको इसका जो है संदर्भ कैसे लिखना है, मैं आपको कॉपी में दिखाता हूं कि आपको इसका संदर्भ शुद्ध रूप से आपको इसका संदर्भ कैसे लिखना है। तो देखिए इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए संदर्भ इस प्रकार से आपको लिखना है, उपयुक्त गद्यांश का जो आपको संदर्भ है किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पे देखिए आपको संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से लिया गया है। देखिए आपको राष्ट्र का स्वरूप जो है इसको अंडरलाइन कर देना है। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिख देना है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए कह रहा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये देखिए हमारा रेखांकित अंश है कि जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, नहीं इसके में व्याख्या करना है। तो देखिए इसकी व्याख्या आपको कैसे करना है, यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, अर्थात जब भारत के प्रत्येक लोगों के अंदर यह भावना भर जाएगी कि भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं, अर्थात यह सूत्र जब प्रत्येक भारतीय लोगों को अनुभव हो जाएगा तो यही राष्ट्रीयता की कुंजी है और इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं, अर्थात इसी भावना से राष्ट्र में हम लोग नव निर्माण कर सकेंगे। इतना आपको करना है, इसकी व्याख्या हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ग वाला कह रहा है कि राष्ट्र की कल्पना कब तक असंभव है। तो आपको इस सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें से ढूंढ कर लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका उत्तर देखिए, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। अगर पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र का क्या है, जो पृथ्वी जो है जो राष्ट्र है उसका क्या है, कल्पना नहीं की जा सकती, असंभव है। उसका देखिए क्या है, पृथ्वी और जन जो चौथा है, पृथ्वी कब तक मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो देखिए पृथ्वी कब तक मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, यहाँ पे देखिए जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, यानी कि जब तक पृथ्वी पर जन है, लोग हैं, मनुष्य हैं, तब तक ही पृथ्वी क्या है, मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। उसके बाद है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो देखिए पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं,
दोनों मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। बस इतना आप कर देंगे, आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें देखिए अथवा करके हमें दिया है, एक और गद्यांश देगा, दोनों में से आपको कोई एक सॉल्व करना होगा, जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अथवा करके हमें गद्यांश और दिया हुआ है, पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमें गद्यांश दिया अथवा करके, पहले हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद ही उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि कहते हैं कि दुनिया बड़ी क्या है, भुलक्कड़ है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है। यानी दुनिया जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है उतना ही याद रखती है। कहते हैं कि दुनिया बड़ी क्या है, भुलक्कड़ है, बाकी को फेंक कर वह आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों, उसे वह याद रखती। उसके बाद देखिए हमारा रेखांकन से यहाँ तक है कि सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो उतना भी रहस्यमय हो, जितना भी मनोहर हो, जितना भी क्या है, रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार के कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, और मनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। ये हमारा है गद्यांश, जो हमें अथवा करके दिया है। तो दोनों में से आपको सिर्फ एक करना रहेगा बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे हमें पूछा है 5 क्वेश्चन, जब पांचों क्वेश्चनों का आंसर हम लिखेंगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा 10 नंबर। तो देखिए आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। देखिए का वाला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए यह जो हमारा गद्यांश है ये अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक जो हैं वो देखिए कौन है, वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको इसका संदर्भ देखिए कैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए इसका संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक का फूल शीर्षक से लिया गया है। आपको द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अशोक के फूल को अंडरलाइन कर देना है, फिर ब्लैक पेन से लिख देना है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है खा वाला, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमारा देखिए यहाँ से हमारा यहाँ तक रेखांकित अंश है, कह रहा है कि सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार के कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, और मनोत्सव की धूम धाम भी मिट गई। तो यहाँ पे देखिए हमें गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो देखिए इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पे देखिए लेखक कहते हैं सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, अर्थात यह दुनिया बहुत ज्यादा स्वार्थी है। अशोक का वृक्ष भले ही मनोहर रहा हो, चाहे कितना भी रहस्यमय हो, चाहे जितना भी सुंदर रहा हो, लेकिन वह विशाल सामंत सभ्यता का एक परिष्कृत प्रतीक क्या था, प्रतीक था, और वह सामंती सभ्यता ऐसी थी जो साधारण आम आदमियों पर बली हुई थी, और अर्थात सामंती सभ्यता जो है साधारण प्रजा के रक्त के द्वारा ही इतना ज्यादा विकसित हुई थी कि ये लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्धि हुई है। इतना आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है बस। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है उपयुक्त गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इस गद्यांश का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे देखिए उपयुक्त गद्यांश का उद्देश्य क्या है। देखिए उद्देश्य यह है कि हमें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि हम उन चीज़ों को भी छोड़ दें जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का क्या है, प्रतीक हो। हमें उन चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक ने किस प्रकार के लोगों को क्या कहा है, स्वार्थी कहा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, लेखक ने उन लोगों को सारथी किया है जो केवल उतना ही याद रखते हैं जितना उनका स्वार्थ सत्ता है। यहाँ पे देखिए, केवल उतना ही याद रखते हैं जितने से उनका स्वार्थ सत्ता है, उन्हीं लोगों को लेखक ने क्या कहा है, स्वार्थी कहा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, परिष्कृत और मदनोत्सव शब्दों का अर्थ लिखिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, परिष्कृत जो शब्द है इसका अर्थ है सुधारा हुआ या फिर उत्कृष्ट, और मदनोत्सव का जो शब्द है वह कामदेव का उत्सव यानी कि बसंत का उत्सव। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा गद्यांश। तो गद्यांश से आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आएगा प्रश्न संख्या 4 जो कि है पद्यांश। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद इसके सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद देखिए हमें 5 क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा 10 नंबर। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए इसी प्रकार से आपको अथवा करके एक और दिया है, दोनों में से आपको सिर्फ एक करना होगा। तो पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी शर्मित हुआ हो गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद की कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह, तो भी मेरा दुख लख वहां वहां जाना विश्राम कर लेना। तो देखिए ये राधा जी पवन से कह रही हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो देखिए हमें जो पद्यांश दिया है इसका हमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है। यहाँ पे कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखना है। तो देखिए आपको इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पे देखिए, देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ब्लैक पेन से लिखा है, द्वारा लिखित कविता पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। इतना आपको लिख देना है संदर्भ में। उसके बाद दूसरा है क्वेश्चन, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे देखिए हमें पद्यांश दिया है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी शर्मित वह गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कोमल कमल मुख की म्यालताएं मिठाना। तो इतना हमारा रेखांकित अंश है। इसकी व्याख्या देखिए आपको कैसे करना है। यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतना वेग से ना बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए। यानी कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई महिला दिखाई दे लाजवती, जो लाजवती हो, शर्माती हो, तो इतने तेज से मत बहना कि उसके वस्त्र उड़ जाएं, उसका शरीर उखड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसके चारों ओर घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे ओंठ और मुरझाए हुए कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठेंगे यानी खुश हो उठेंगे। इतना आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राधा पवन दूतिका को किस बात के लिए मना कर रही है या मना करती है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे देखिए, जो राधा है, राधा पवन दूतिका को इस बात के लिए मना करती है कि अगर कोई शर्मीली स्त्री दिखाई दे तो वहां पर तुम इतना तेज मत चलना कि वहां उसके वस्त्र इधर उधर हो जाएं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अल्प तथा मंजू शब्दों के अर्थ लिखिए। तो देखिए अल्प शब्द का अर्थ होता है थोड़ा यानी कम, कम या थोड़ा, और मंजू शब्द का अर्थ होता है क्या, मनोहर, सुंदर। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि लज्जाशीला पथिक महिला के लिए राधा पवन दूतिका को क्या समझाती है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे देखिए, लज्जाशीला पथिक महिला के लिए राधा पवन दूतिका को यह समझाती है कि लज्जाशील पथिक महिला उसकी थकान दूर करने के बाद को क्या है, उसके दूर करने की बात को क्या कहते हैं, समझाती है कि उसकी थकान को दूर करना, उसके चारों तरफ घेर लेना। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये पद्यांश। उसके बाद देखिए अथवा करके हमें एक और दिया हुआ है, तो दोनों में से आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए अथवा करके क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ज्यों ज्यों लगती नाव पर
उर में आलोकित सत विचार, इस धरा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजतहास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। तो ये हमारा हो गया देखिए पद्यांश। अब देखिए तो ये पद्यांश कहाँ से लिया गया, देखिए नौका विहार जो इसका शीर्षक का नाम है, और इसके लेखक जी हैं सुमित्रानंदन पंत। कौन है, इसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत जी। उसके बाद देखिए अब हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, पांचों क्वेश्चनों का जब हम आंसर लिखेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 10 नंबर। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो देखिए आपको लिखना है इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित नौका विहार शीर्षक से लिया गया है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि जग का क्रम कैसा है, जग का क्रम कैसा है। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है, यहाँ पे देखिए देखिए जग का जो क्रम है इस धरा के समान है। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन हमारा है, इन पंक्तियों के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत हैं। तो देखिए उत्तर देखिए इन पंक्तियों के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत हैं। इस जीवन का क्रम शाश्वत है, जीवन का विकास भी शाश्वत है, जीवन के गति शाश्वत है, और फिर क्या संगम शाश्वत है, नभ का नीला विकास शाश्वत है, और चंद्रमा का रजत हांस भी क्या है शाश्वत है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि रजत हास और कर्णधार का अर्थ बताइए। तो देखिए रजत हास का अर्थ होता है चांदनी जैसी हंसी, यानी कि सुंदर हंसी, चांदनी की जैसी हंसी, चांद की जैसी हंसी। उसके बाद देखिए क्या है कर्णधार, तो कर्णधार का अर्थ क्या होता है, क्या होता है देखिए नाविक, क्या होता है नाविक होता है कर्णधार का अर्थ, नाविक होता है। फिर इसे मल्लाह भी कहते हैं, जो नाव को लेके इधर उधर जाता है वो मल्लाह होता है, नाविक होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या किस प्रकार से आपको करना है। देखिए यहाँ पे हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक दिया है, यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश है कि इस धरा सी जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम। तो इसका हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो देखिए इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पे देखिए जिस प्रकार गंगा की धारा आदिकाल से प्रवाहित होती चली आ रही है, उसी प्रकार यह जात भी अनादिकाल से चला आ रहा है। जिस प्रकार गंगा के जल का उद्गम प्रवाह एवं सागर में मिलना निश्चित है, उसी प्रकार जीवन का उत्पन्न होना, गतिशील होना और अंत में विराट महत तत्व में विलीन होना, यानी कि सभी तत्वों में विलीन हो जाना ही सनातन क्या है जाना भी क्या है सनातन ही है। तो इस प्रकार से रेखांकित अंश की दोस्तों हो जाएगी व्याख्या। उसके बाद देखिए अब आगे हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 5 का है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का, देखिए यहाँ पे उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी कि 80 शब्दों में किसी एक लेखक का आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचनाएं लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा रचना पर, इस प्रकार से आपको 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए हमें कौन कौन से लेखक दिए हुए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो तीनों में से आपको किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और क्या करना है इनकी रचना लिखना है, जहां से आपको 5 नंबर मिलेगा। तो इन तीनों लेखकों का मैं साहित्यिक परिचय बता चुका हूं और फिर दोबारा भी बता दूंगा, तो वहां से आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी 80 शब्दों में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय दीजिए और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से भी आपको मिलेगा 5 नंबर, यानी कि प्रश्न संख्या 5वें पर आपको मिलेगा 10 नंबर। 5 नंबर का वाले क्वेश्चन पर, 5 नंबर खा वाले क्वेश्चन पर। तो खा वाले में है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, दूसरा है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर तीनों कवि में से किसी एक कवि का आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना होगा और प्रमुख रचना लिखा होगा, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। दोस्तों जितने भी आपको लेखक कवि दिए हैं इन सभी का हम वन शॉट वीडियो बनाएंगे और वहां पर आपको इन सभी का जीवन परिचय और फिर रचनाएं आपको मिल जाएगा शाम को ही, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां से आप पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 6 है कि ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए 80 शब्दों में। तो देखिए आपको कहानी का सारांश लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कहानी का सारांश आपको याद ही होगा, हमने कहानी कम से कम 2 बार उसका कहानी का सारांश बता दिया अच्छे तरीके से। पंचलाइट, ध्रुव यात्रा, बहादुर, लाठी कहानी का। तो आपको ध्रुव यात्रा कहानी तैयार कर लेना है और फिर लाठी कहानी का कथा सार अपने शब्दों में स्पष्ट किया। आपको लाठी कहानी का भी कथा सार स्पष्ट कर लेना है। तो आपको दोनों का संदर्भ भी पूछेगा, तो देखिए आपको दोनों में से कोई एक करना रहेगा जहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन 7 है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए जो स्वपठित खंड काव्य होता है ये हर जिले में अलग अलग आता है। क्या होता है, हर जिले में अलग अलग आता है। किसी जिले में मुक्ति यज्ञ आता है, किसी जिले में सत्य की जीत, किसी में रश्मिरथ आता है, तो किसी जिले में क्या होता है आलोक वृत्त, किसी जिले में त्यागपति, तो किसी में श्रवण कुमार। तो इसको अपने जिले के अनुसार आप याद कर लीजिएगा। देखिए आप क्वेश्चन पूछेगा कि त्यागपति खंड काव्य के आधार पर उसके प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। या तो आपको चरित्र चित्रण पूछेगा या फिर कथानक कथानक अपने शब्दों में स्पष्ट करने के लिए पूछेगा। तो बस आपको यही पूछेगा, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, या इसको आप तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। इसको भी आपको अच्छे शब्दों में लिखना होता है, आपका 5 नंबर का होता है। तो प्रश्न संख्या 7वां भी आपका क्या है कन्फर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8वां देखिए हमारा क्या है, इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या है प्रश्न संख्या, अब यहाँ से हमारा आ गया खंड खा। तो खंड खा में देखिए हमारा जो है प्रश्न संख्या 8 जो हमारा है ये खंड खा में है। तो खंड खा में देखिए प्रश्न संख्या का है 8वें का कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। आपको देखिए संस्कृत के आपको देखिए 2 जो दिए हुए हैं, 2 गद्यांश आपको दिए हुए हैं। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए पहला है क्या, धन्नो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी शब्द संदेह प्रसविनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रतिथा अस्ति। अस्माकं रामायणं महाभारतो ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा सर्व उपनिषदाः, अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। तो ये हमारा क्या है संस्कृत गद्यांश है। तो हमें क्या करना है, इसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो देखिए ये कहाँ से लिया गया, ये संस्कृत भाषा में महात्म से लिया गया है। तो इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करने पर आपको मिलेगा 7 नंबर, 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ पर, 5 नंबर मिलेगा हिंदी अनुवाद पर, जहाँ से आपको मिलेगा 7 नंबर। तो देखिए इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ, आपको इसको कैसे करना है। देखिए ये आपसे कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया संस्कृत भाषा में महात्म से। तो देखिए इसका संदर्भ किस प्रकार से आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे देखिए आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पाठ संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद देखिए हमें इसका क्या है, इसका हमें अर्थ बताना यानी अनुवाद करना है। तो देखिए इसका अनुवाद हम करते हैं सबसे सरल तरीके से। यहाँ पे देखिए इसका अनुवाद देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों की उत्पन्न करने वाली, शब्द राज को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है एवं सुसमृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। किस भाषा में लिखे हुए हैं, संस्कृत भाषा में। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, आपका 7 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। उसके बाद देखिए अथवा करके हमें जो दिया है एक गद्यांश और दिया संस्कृत का, इसको पढ़ते हैं। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का इसका भी हम संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो दोनों में से आपको सिर्फ एक करना होगा क्योंकि बीच में अथवा दिया है। तो देखिए दूसरा को हम पढ़ते हैं। बोध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ताः आसन्। परमध्य इमेः सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबंधुत्वस्य विश्वशान्तेनश्च
साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्री तत्काले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्तकृत एवाभवत्। यतो हि उभावपि देशौ बौद्धधर्मे निष्ठावन्तौ आधुनिके जगति पंचशील सिद्धान्तः नवीनं राजनैतिकं स्वरूपं गृहीतवन्तः। तो ये देखिए हमारा है संस्कृत का गद्यांश। तो देखिए हमें इसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए आपने पढ़ा, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए पंचशील सिद्धांत आया हुआ है, पंचशील सिद्धांत आया। तो देखिए ये कहाँ से लिया गया है, ये पंचशील सिद्धांत से लिया गया है, उसी पाठ से लिया गया है। इस प्रकार से आप समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए इसका हम संदर्भ लिखते हैं और हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो देखिए इसका संदर्भ आपको ऐसे लिखना है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पाठ पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से लिया गया है। उसका देखिए इसका अनुवाद हो जाएगा। बौद्ध युग में ये सिद्धांत क्या है, व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्र की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के आधार पर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के समान है। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांत ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया है। इतना आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो यहाँ से आपको 7 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। उसके बाद देखिए 8वें का खा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए हमें श्लोक दिया जाता है जो कि सुभाषित रत्नान चैप्टर से ज्यादा पूछता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 8वें का खा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हमें श्लोक देखिए क्या दिया है, पहले हम श्लोक को पढ़ेंगे उसके बाद इसका अनुवाद करेंगे। श्लोक में दिया है देखिए, ना चौरहार्यम ना राजहार्यम ना भ्रातुभाज्यम ना चा भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये दिया। अथवा करके एक और हमें दिया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाराम निद्राय कलहेन हुआ। तो देखिए हमें इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो देखिए इसका संदर्भ आपको क्या लिखना है, देखिए आपको लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नान चैप्टर से लिया गया है। इतना आपको लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों जो है सुभाषित रत्नान चैप्टर से, वहीं से ही जो आपका श्लोक है हर साल आता है, इस साल भी आएगा। यहाँ से भी आपको 7 नंबर मिलेगा। तो देखिए जो ना चौरहार्यम ना चा राजहार्यम ना भ्रातुभाज्यम ना चा भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कि विद्या रूपी धन समस्त धनों में क्या है, प्रधान है। क्या है, सब धनों में क्या है, प्रधान है, क्योंकि इसे ना चोर चुरा सकता है, ना चा चोर चार्यम ना चोर हार्यम ना चोर चुरा सकता है, ना राजहार्यम ना राजा इसे छीन सकता है, ना राजा इसे छीन सकता है, ना भ्रातुभाज्यम ना इसे भाई बांट सकता है, ना चा भारकारी और ना इसमें कोई भार होता है। व्यय कृते वर्धते, वर्धते का अर्थ होता है बढ़ना। क्या होता है, बढ़ना। तो अगर क्या होता है देखिए, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम नित्यम विद्याधन सर्वधन प्रधान। देखिए यह क्या होता है, खर्च करने से यह निरंतर बढ़ता है, इसलिए विद्याधनम सर्वधन, यानी विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। इतना आप लिख देना है। संदर्भ और हिंदी में अनुवाद आपको 7 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अथवा क्या दिया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाराम निद्रा कलहेन हुआ। तो देखिए इसका भी आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नान नाम पाठ से लिया गया, जिसके बस इतना आपको लिख देना है। उसका इसका अनुवाद आपको लिखना है। देखिए काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, यानी कि बुद्धि जो होती है, जो बुद्धि होती है, बुद्धिमान लोगों का जो समय होता है वो शास्त्र और काव्य को पढ़ने में जाता है, बीतता है। और फिर व्यसनेन चा मूर्खाराम निद्राम कलहेनवा, लेकिन जो मूर्ख लोगों का समय होता है वो किस में जाता है, देखिए वो क्या होता है, सोने में और लड़ाई झगड़े करने में बीतता है। इतना आपको लिख देना है बस। दोनों में से आपको जो सरल लगे उसी को आप लिख दीजिएगा। आपको ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछ जाएगा, क्योंकि ये पेपर हमारा जो है 2025 का है।
उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न संख्या 9 क्या है। देखिए प्रश्न संख्या हमारा 9 है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए मुहावरा का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होता है। देखिए आपको 4 दिए हैं, चारों में से 2 का आपको लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। सॉरी आपको सिर्फ एक का, देखिए आपको एक का लिखना है, एक का लिखना है, उसी का प्रयोग करना है। एक पर आपको अर्थ पर 1 नंबर मिलेगा और एक नंबर आपको वाक्य प्रयोग पर मिलेगा। तो पहला है आंख भर आना, यानी कि आंख भर आना यानी कि आंखों में क्या आंसू आ जाना, क्या आंखों में आंसू आ जाना या फिर बहुत दुखी हो जाना, ये इसका अर्थ है। जैसे कि मोहन परीक्षा में फेल हो गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो बहुत दुखी हो गया था। खवाला है आग लगाकर तमाशा देखना, यानी कि दूसरों के बीच झगड़ा लड़ाकर खुद आनंद लेना। तो इसका ये अर्थ हो जाएगा, इसका भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, यानी कि जो बुरे व्यक्ति होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो अपने ऊपर दोष नहीं लेते, दूसरे ऊपर दोष देते हैं। ये हो जाएगा अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि अपना कार्य स्वयं करना, आत्मनिर्भर बनना हो जाएगा। तो इसका भी आप वाक्य प्रयोग कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न संख्या 10 है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा जो कि 10 प्रश्न संख्या आपका 10 होगा, जहां से आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो दोस्तों ये आपका कहीं से भी दे सकता है, ये आपके कोर्स से बाहर आएगा। तो देखिए पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद उसी में से इसके आंसर को ढूंढकर लिखेंगे। तो देखिए हमारा क्या है गद्यांश, कह रहा है इसलिए मैं मानता हूं कि दुख भगवान का वरदान है, अहम और किसी औषधि से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है, वह क्षण सचमुच ही भाग उदय का होता है, अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें तो उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने मुड़े और भाग के सम्मुख हों, बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग उदय हुआ रखा है, असल में उदय उसका क्या होना है, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही, उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र के लिए हैं, प्रयत्न और पुरुषार्थ को कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत ही भूल करना होगा, ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। ये हमारा है अपठित गद्यांश। अब देखिए हमें इस पर 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, आपको मिलेगा 5 नंबर। पहले क्वेश्चन पर 1 नंबर, दूसरे क्वेश्चन पर 2 नंबर, तीसरे क्वेश्चन पर 2 नंबर। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है। देखिए आपको लिख देना है उत्तर कि इसलिए मैं मानता हूं कि दुख वरदान का क्या है, दुख भगवान का वरदान है। क्यों दुख भगवान का वरदान है, क्योंकि जब लोग सुख में रहते हैं तो उनमें घमंड आ जाता है, जब लोग सुख में रहते हैं तो उन्हें अहंकार हो जाता है, घमंड आ जाता है। इसलिए जब दुख आता है तो क्या होता है, लोग क्या होते हैं भगवान के को याद करते हैं। तो इसलिए दुख जो है क्या है, भगवान का वरदान है, ये सबको मिलता है। उसके बाद देखिए दूसरा है लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्य उदय का क्षण कौन सा है। तो देखिए लेखक के अनुसार वह क्षण सचमुच ही भाग्य उदय का होता है, अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। इतना आपको लिख देना है। गा वाला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य। देखिए लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का अर्थ है साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र हैं, प्रयत्न और पुरुषार्थ को कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत ही बड़ी भूल होगा, ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। इतना आपको लिख देना है। तो यहाँ सबका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए अथवा करके हमें एक और दिया है, तो दोनों में से आपको जो गद्यांश सरल लगे अपठित गद्यांश उसी को आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला हमारा है, पहले पढ़ते हैं उसके बाद इसके बाद आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। देखिए क्या है, कह रहा है कि जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, उस जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की, और यदि किसी भी कारण वह संभव ना हो तो भरण पोषण की उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है, समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति में यही मुख्य मानदंड है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा।
ये हमारा है अपठित गद्यांश। अब देखिए इस पर हमें 3 क्वेश्चन दिए, तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 5 नंबर। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के विकास में मनुष्य की क्या भूमिका है। तो देखिए आपको इसी में से इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढकर लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कि देखिए यहाँ पे शिक्षण की जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीवोपार्जन की क्या है आवश्यकता है। इतना आपको लिख देना है। फिर दूसरा है लेखक के अनुसार मनुष्य के मूल अधिकार क्या होना चाहिए। तो देखिए लेखक के अनुसार जो मनुष्य का मूल अधिकार है क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए इसका भी आंसर आपको इसी में से ढूंढकर लिखना होता है। देखिए देखिए यहाँ पे आप लिखना अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी शिक्षा जीविकोपार्जन के लिए रोजगार सामाजिक सुरक्षा कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। तो इतना आप लिख देना। उसके बाद देखिए मनुष्य की प्रगति का मानदंड क्या है। तो देखिए प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी में क्या करता है निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड है। इतना आप लिख देंगे आपको 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी को आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारा गया प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो क्या है कृत्य और कीर्ति। तो ये कृत्य का अधिकार क्या होता है किया हुआ, और कीर्ति का रचना। कृत्य का अर्थ होता है किया हुआ, कीर्ति का रचना। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 विकल्प दिए हुए हैं कार्यवाही और क्रियाकलाप, बा वाला है योजना और परियोजना, सा वाला है किया हुआ और रचना, और दा है कार्य व्यापार और परिश्रम। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा किया हुआ और रचना। उसके बाद देखिए दूसरा है भवन भुवन। तो भवन का अर्थ होता है घर, भुवन का अर्थ होता है संसार। तो यहाँ पे देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया अच्छा लगना और भुनना, दूसरा है सुंदर और व्याप्त, तीसरा है घर और संसार, चौथा है दाह और चाहने वाला। तो भवन का अर्थ होता है घर, भुवन का अर्थ संसार। तो भवन और संसार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 सही। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पे देखिए आपको 4 शब्द दिए हैं, चारों में से किसी 3 शब्द दिए हैं, तीनों में से किसी आपको एक शब्द का 2 अर्थ लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पे द्विज, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण पक्षी, और दूसरा दिया शिखा, शिखा का अर्थ होता है चौथा देखिए ज्वाला भी होता है, पीक भी होता है, लाइट भी होता है। उसके बाद देखिए अनल, अनल का होता है आग और हवा। तो आपको किसी एक का 2 अर्थ लिख देना, बस आपको 2 नंबर मिल जाएगा। गा वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए। पहला है जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होता है। दूसरा है ईश्वर में विश्वास करने वाला वो आस्तिक होता है, जो नहीं विश्वास करता वो नास्तिक होता है। उसका देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 वाक्य दिए हैं, 4 वाक्य में थोड़ी गलती की गई है। आपको 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, जहां से आपको मिलेगा 2 नंबर। तो पहला है नगर का वातावरण शांतमय था। तो देखिए आपको लिखना है नगर का वातावरण क्या था शांत था, आपको मैं काट देना है। दूसरा मेरी अंतर आत्मा गवाही नहीं देती। तो देखिए अंतर आत्मा जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, अंतर आत्मा आपको लिखा जाएगा देखिए इस प्रकार से। आपका देखिए अंतर आत्मा जो आपको लिखा जाएगा यहाँ पे देखिए किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए अंतर आत्मा इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए अंतर आत्मा लिखा जाएगा यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अंतर आत्मा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंतर आत्मा। तो ये सबसे सही शब्द है अंतरात्मा का। यहाँ पे देखिए अंतरात्मा गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए अगर आप ऐसे लिखेंगे तब आपका ये सही जाएगा। उसके बाद है महादेवी वर्मा हिंदी की क्या है कवित्री हैं। तो देखिए महादेवी वर्मा हिंदी की कवित्री देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा इस प्रकार से, तब ये आपका सही होगा। उसके बाद ये क्या है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए। तो देखिए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देखिए यहाँ पे उपलक्ष्य भी गलत लिखा हुआ है, उपलक्ष्य आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा उपलक्ष्य। और फिर देखिए अनेकों जहाँ पर रहेगा अनेक, अनेक कार्य संपन्न हुए, तब आपका ये सही होगा। तो आपको 2-4 में से सिर्फ 2 ही को शुद्ध करके लिखना है, उसको आप आसानी से कर लेंगे, वहां से आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हमारा आ गया प्रश्न संख्या 12। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 12 का वाला क्वेश्चन है वीर रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा लिखिए। तो रस तो हमने पहले बता दिया है, सभी प्रकार के रसों का उदाहरण परिभाषा बता दिया, वहां से आप पढ़ सकते हैं।
अच्छे तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर मिलेंगे। खा वाला है रूपक अथवा अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण लिखिए। तो हमने इसका भी बताया है, यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलेगा। दोहा और सवैया छंद का लक्षण से उदाहरण लिखिए, इसको भी मैंने बता दिया। तो आपको ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, यहाँ से आपका 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। रस, छंद और अलंकार आपको तैयार कर लेना है उदाहरण सहित। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि बढ़ते हुए, यहाँ पे हम पत्र लिखना है, बढ़ते हुए डेंगू की रोकथाम के लिए मोहल्ले की नालियों की सचमुच सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए, अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए एक पत्र लिखिए। तो दोनों पत्र को मैं तैयार करा चुका हूँ। आपको अगर नहीं मालूम है, नहीं याद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पे नए हैं, क्योंकि आपको कोई वीडियो आपकी मिस ना हो, जिससे आपको बोर्ड की तैयारी अच्छे तरीके से हो। तो देखिए आपको इन दोनों पत्रों को भी मैं बता चुका हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आपका 6 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो देखिए का वाला है वर्तमान समय में भारतीय किसान की समस्या, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, तीसरा है मेरे प्रिय साहित्यकार, चौथा जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण, चौथा है, पांचवा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो दोस्तों 5 निबंध दिए हैं, पांचों में से किसी एक निबंध को आपको तैयार कर लेना है, सॉरी बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तैयार आपको पांचों करना है। तो देखिए मैं सभी निबंध को बता चुका हूँ, जितने भी हिंदी के निबंध हैं, क्लास 10 हो या 12 हो, सबका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। कम से कम 120 निबंध हैं। अगर आप वहाँ पे कुछ भी निबंध हेरेंगे तो आपको सबसे अच्छे तरीके से मिल जाएगा निबंध लिखने का सही तरीका, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको कोई वीडियो मिस ना हो। अगर आपका वीडियो मिस हो जाता है तो देखिए आप बहुत चीज़ें छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत देखने का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।